हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों के पिछले कई दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिक्स के संपूर्ण किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न को लाइए। सो आप सभी के कहने पर बच्चों आज के इस वीडियो में हम पूरी किताब के 18 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके, ये मान के चलिए 95% श्योर है कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। किसके पास कौन सा सेट जाएगा, डोंट वरी, हर एक सेट में ये क्वेश्चन आना तय है। इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए जो नोट्स तैयार किया, इसमें कम से कम 4 घंटे बच्चों मेहनत समझ लीजिए लगी है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, आज के इस वीडियो का टारगेट है लाइक का प्यारे बच्चों, 500 लाइक, ज्यादा नहीं। देखते हैं आप लोग करवाते हैं या फिर नहीं। पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मात्रक व विमा लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मात्रक व विमा लिखिए। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, परिभाषा बाद में देखते हैं, लेकिन पहले लॉजिक समझिए। मान लेते हैं कि जैसे एक आवेश यहां पर रखा है, एक आवेश यहां पर रखा है, तो ये जो स्थिति बन जाती है, इनको दोनों को रखने पर भाई साहब यहां पे मिलाएंगे। मान लेते हैं कि क्या है, एक प्लस आवेश है, एक माइनस। ठीक, तो इन पे रखने पर, यानी एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने से ये जो संरचना बनती है उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु से यहां से O हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आपका L हो जाएगा और इधर L हो जाएगा। टोटल की बात करें बच्चों 2L। अब देखिए, समझना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो दो आवेशों में से, यानी दोनों आवेशों में से बच्चों कोई एक आवेश, हम मान लेते हैं कोई एक आवेश, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, 2L का जो गुणनफल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब परिभाषा देखिए कि दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण, यानी इनमें से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी, उनके बीच की जो दूरी है वो 2L है ना, उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब यहां से आप देख रहे होंगे इसको, देखिए यहां पर क्या है, आवेश प्लस क्यों है, यहां पे माइनस क्यों है, और एक दूसरे से दूरी पर 2L दूरी पर रखे हैं, तो इनमें से कोई एक आवेश हो गया और उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है बच्चों। इसे P से दर्शाते हैं। अगर हम बात करें मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाएगा भाई, ये आवेश है, क्यों, तो आवेश का मात्रक कूलाम, और L क्या है, लंबाई है, तो कूलाम मीटर, या इसी को डीबाई कहते हैं। ठीक है ना, कूलाम मीटर या डीबाई। अब इसका विमा क्या हो जाएगा, LTA, या इसी को लता करके याद रखिए। ठीक है ना, क्या, लता, ऐसे आपको आसानी होगी याद करने में। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं। देखिए रेखीय घनत्व बच्चों एक पूछा जाता है, एक क्या होता है आपका पृष्ठ घनत्व। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं, किसी न किसी सेट में जरूर दिखाई पड़ेंगे। तो आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। देखिए, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर, कोई तार है भाई, कोई तार है, मान लेते हैं कोई तार है और उसकी लंबाई L है। ठीक, तार की लंबाई L है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि अगर तार की लंबाई L है बच्चों, और उस लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसी को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। बात समझ में आई? कोई L लंबाई का मान लेते हैं तार है, और तार पे उसकी यानी प्रति एकांक लंबाई पर जितने आवेश उपस्थित होंगे उसी को कहते हैं रेखीय, क्या कहते हैं, घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। इसे लेमडा से दर्शाते हैं। मात्रक की बात करें तो कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखिए दोनों में अंतर क्या है रसगुल्लों, थोड़ा सा अंतर है। उसमें तार की लंबाई थी, लेकिन इसमें क्या है, क्षेत्रफल है। और उसमें क्या है, कोई एकांक लंबाई का तार था, इसमें कोई चादर है, क्योंकि इसमें चादर का क्षेत्रफल है। ध्यान से समझिएगा, उसमें क्या था कि जैसे मान लेते थे कि कोई प्रति एकांक लंबाई है और इस पे जितना आवेश वितरित होगा उसी को कहते थे क्या, रेखीय घनत्व। लेकिन इसमें क्या है कि कोई मान लेते हैं बच्चों चादर है और इसका जो क्षेत्रफल है A है, तो क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, किसी चालक चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी क्षेत्रफल पर जितना आवेश वितरित होगा उसी को कहते हैं बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व। बात समझ में आई? परिभाषा क्या लिखना है कि किसी
चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से दर्शाते हैं। इसको सिग्मा पढ़ा जाता है। अगर हम फार्मूला देखें बच्चों कि यहां सिग्मा बराबर Q अपान A, मात्रक की बात करें कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आई होप कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषता लिखिए। देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, ध्यान से समझिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ है। जैसे बच्चों क्या है, मान लेते हैं कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई पृष्ठ खींचा गया है और इसके प्रत्येक बिंदु पर हम मान लेते हैं जो आवेश है, ठीक है ना, इस पे आवेश क्या है? संचित है। तो ये जो पृष्ठ होगा बच्चों, ये जो आपको पृष्ठ दिखाई पड़ रहा है, इसी को कहते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है ना, इसमें यही तो लिखा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, ये एक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, मान लेते हैं चाहे यहां पर, हर जगह पर प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? विभव समान हो, तो उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना, आई होप कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, फिर हम आगे इसके विशेषताओं को देख लेते हैं। तो यहां से हम देख लेते हैं कि समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। देखिए इसकी विशेषताएं क्या है बच्चों? पहला कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, ये तो आप सभी को पता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, मतलब जो समविभव पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। ठीक, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। दूसरा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि देखिए इसमें काटेंगे कभी नहीं बच्चों। जब आप एक पृष्ठ खींचेंगे तो ठीक है ना, ये आएगा, ये आएगा इस तरह से, यानी सभी पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत। जैसे ये खींच दिए तो इस पर ये लंबवत हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम ये खींच दिए हैं तो भाई इस पे लंबवत हो जाएगा। तो प्यार बच्चों इसमें क्या होता है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब ये क्या होते हैं? हमेशा लंबवत होते हैं। अगला है कि किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। तो ये रही समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल क्या है और इसका वेक्टर रूप लिखिए। लॉरेंज बल क्या है, इसका वेक्टर रूप लिखिए। देखिए लॉरेंज बल किसे कहते हैं, पहले परिभाषा समझिए। जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल क्या है, कार्य करता है या बल लगता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब इसको समझिए, जैसे मान लेते हैं बच्चों कोई क्या है, कोई यहां से गतिमान आवेश है और ये मान लेते हैं कि आप कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कोई क्या है, गतिमान आवेश, ठीक, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो जब इसमें घूमता है बच्चों तो इस पर एक बल लगता है। ठीक है ना, मान लेते हैं v वेग से घूम रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इसका b है। ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में जो फार्मूला होता है, यानी जो लगने वाला बल होता है गतिमान आवेश पर, वो होता है F बराबर QVB साइन थीटा, जहां Q क्या है, आवेश है, V क्या है, वेग है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, और ये जो आपका थीटा दिख रहा है वो क्या है, कोण है, कि किस कोण पर वो प्रवेश कर रहा है या घूम रहा है। अब इसका जो वेक्टर रूप हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर F बराबर Q और यहां से वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। वैसे ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है डेरिवेशन, लेकिन आपका शॉर्ट में भी ये 1-2 नंबर में भी पूछा जाता है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार जब क्या होता है, मतलब यानी किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का μ0 गुना होता है। देखिए क्या है, बी क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, अब यही तो कह रहा है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, डीएल क्या है, लंबाई है, रेखीय समाकलन क्या है, बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का यानी I का μ0 गुना होता है। यही क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम है। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं।
सातवां क्वेश्चन है और आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? अब की बार ये 3 सेट में पूछा गया था। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके गुण लिखिए। ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है और मेहनत तो करना है। क्योंकि जब हम आपके लिए आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, 3-4 घंटे लिखने के बाद ये आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज होता है कि आप मेहनत करें ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। ठीक है ना? तो मेहनत करिए, मेहनत से बिल्कुल मत भागिए। तो यहां से देख लेते हैं क्या है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आपने देख लिया कि ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। बात करें इनके गुण क्या है बच्चों? ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं। ठीक। दूसरा, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी चल सकती हैं, यानी इनके चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अगला, इनकी जो ऊर्जा है, ठीक, इनकी जो ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र के रूप में भी या चुंबकीय क्षेत्र के रूप में भी होती हैं। बात समझ में आई? अगला है कि ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक, ये जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो त्वरित आवेशित, त्वरित का मतलब क्या है? तेजी से घूम रही, ठीक, त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन बच्चों, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्रेरण गुणांक, दूसरा अन्योन प्रेरण, दोनों में कोई एक जरूर आता है, ये मान के चलिए। ठीक, इसलिए अच्छे से देख लीजिए कि स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। देखिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। यानी किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर, यानी इसको हम विद्युत वाहक बल के बराबर कह सकते हैं कि होता है, जबकि उस कुंडली में क्या है? धारा एकांक प्रवाहित हो रही। जैसे L बराबर E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा टी। प्यारे बच्चों, अगर डेल्टा I अपान डेल्टा टी यानी एकांक धारा, इसके स्थान पे हम 1 मान ले, ठीक, यानी धारा परिवर्तन की दर 1 हो, एकांक धारा अगर बहेगी तो L बराबर, भाई साहब क्या इसके स्थान पे 1 हो जाएगा, तो L बराबर ये E हो जाएगा। यही तो कह रहा ना कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है, जबकि कुंडली में ये जो एकांक धारा है, ठीक, जबकि कुंडली में क्या हो? एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इसका मात्रक होता है बच्चों हेनरी, और विमा क्या होता है? ml² t की घात -2 1 की घात -2। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक। देखिए हमने बताया ना अन्योन प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक, या इसी को अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं और उसको जो आगे देखे उसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। देखिए इसमें परिभाषा सेम है, लेकिन उसमें एक कुंडली होती है, उसमें 2-2 कुंडलियां पास में रखी जाती हैं। ठीक, तो परिभाषा क्या है कि एक दूसरे के पास रखी 2 कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? M बराबर, देखिए E2, E क्या है? विद्युत वाहक बल है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ना कि जो आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है वो द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर, ये द्वितीयक कुंडली में हो गया, इसलिए यहाँ पे E2। और यहां से क्या है? जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा बह रही हो, इसलिए यहाँ पे डेल्टा I1 कर दिए हैं, या IP भी लिखा रहता है आपके क्वेश्चन बैंक में। तो M बराबर क्या हो जाएगा? E2 बराबर E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी। अब जब इसमें क्या होगा? प्राथमिक कुंडली में हम एकांक धारा 1 कर देंगे, यानी एकांक धारा मानेंगे, ठीक है ना, धारा परिवर्तन की दर 1 करेंगे तो M बराबर क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। देखिए मात्रक क्या होगा? मात्रक भी सेम रहेगा, यानी इसका भी मात्रक बच्चों हेनरी होता है, और जो विमा है इसका भी विमा ml² t के घात -2 1 की घात -2। समझ में आ गया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देखते हैं सेकंड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके फर्स्ट फिजिक्स के थे।
चलिए अब हम देख लेते हैं सेकंड फिजिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोनों में 9 क्वेश्चन हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां से लाइट से रिलेटेड बच्चों पहला क्वेश्चन है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक का सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए और इस पे आपके न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो प्रिज्म के अपूर्णांक के लिए बच्चों n बराबर फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू, जहां पर ए क्या है प्रिज्म कोण या इसी को अपन अपवर्तक कोण कहते हैं, एन क्या है अपूर्णांक है बच्चों, ठीक है ना, जो भी माध्यम है उसका अपूर्णांक है, और उसके बाद डेल्टा एम क्या है न्यूनतम विचलन कोण है। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ठीक है ना। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, यह भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं को मतलब वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। ठीक लाइक दैट, जैसे बच्चों क्या है कि कोई दूर स्थित वस्तु है, ठीक है, जैसे समझ लेते हैं कि यहां पर दो वस्तुएं पास पास रखी हैं और ये काफी दूर है। यहां पर हमें यहां से वस्तुओं को देखना है। जब हम दूर से किसी वस्तु को देखते हैं तो ये दोनों वस्तुएं आपस में एकदम नजदीक सटी हुई लगेंगी, क्योंकि दूरी यहां पर अधिक होने के कारण। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों कि दूरदर्शी के द्वारा जब देखेंगे, दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती मतलब जो समीपवर्ती है बच्चों यानी पास पास रखी वस्तुओं को अगर अलग अलग देखना है तो इस क्षमता को क्या कहते हैं, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। विभेद का मतलब ही होता है अलग करना। बात समझ में आई? फार्मूला होता है कि विभेदन क्षमता बराबर 1 बटे विभेदन सीमा, या डी बराबर डी बराबर क्या बोल रहे हैं भाई, विभेदन क्षमता बराबर डी अपान 1.22 क्या होता है लेम्डा। ठीक, जहां पर डी क्या है अभिदृश्यक लेंस का द्वारक है। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सेकंड फिजिक्स का ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन अब की साल भी पूछा गया था और लगभग हर साल किसी न किसी सेट में जरूर आता है। परावर्ती दूरदर्शी की क्या विशेषता है, या इसको ऐसे पूछता है कि परावर्ती दूरदर्शी अन्य दूरदर्शी की अपेक्षा अधिक उपयोगी क्यों है। तो इसका लॉजिक क्या है बच्चों, देखिए इसमें 2 रीजन होते हैं। पहला, परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है, यानी जो इमेज होता है वो बहुत ही ब्राइटनेस होता है। ठीक, चमकीला प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है, यानी उसके जो कलर होते हैं नेचुरल कलर देता है। ठीक, परावर्ती दूरदर्शी एकदम नेचुरल कलर देता है, यानी उसमें कलर जो है वो इधर उधर के नहीं होते हैं। ठीक, यानी कलर का उसमें दोष नहीं होता है। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन नंबर ये 13 है, लेकिन ये फिजिक्स सेकंड पार्ट का चौथा क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है कि लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। देखिए बच्चों, आपको पेपर और कॉपी लेके बैठना है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को इन तक देख लिया और अच्छे से इसको कॉपी में नोट कर लिया तो आपके इसमें बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारी परिभाषा एग्जाम में मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देख लेना और साथ ही साथ इसको अच्छे से तैयार कर लेना। लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन भी आया था कि लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा। तो इसमें देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर कोई एक लेंस रखा है और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब क्या होती है, लेंस से गुजरती है यानी अपवर्तित होती है बच्चों, तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस को जिस बिंदु पर काटती है उसी को अपन बोलते हैं द्वितीय फोकस। बात समझ में आई? परिभाषा देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से दर्शाया जाता है। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या समझते हैं। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, या प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। परिभाषा ध्यान से देखिएगा, जब किसी माध्यम में
एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चले। ठीक, कोई माध्यम है बच्चों और उस माध्यम में कोई प्रकाश है और ऐसा प्रकाश या ऐसा तरंग, भाई प्रकाश का मतलब ये तरंगे हैं, ठीक, ऐसी तरंगे जिनकी क्या है आवृत्ति, ठीक, एवं समान आयाम हो, आवृत्ति भी एक ही हो और आयाम भी समान हो। जब ऐसी तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, उनके अध्यारोपण का मतलब जब वो आगे जाकर के मिलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है और इसी घटना को बच्चों व्यतिकरण कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से देख लीजिए कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, यानी उनके मिलने से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और ध्यान से समझना बच्चों, इसमें दो चीजें और पूछी जाती हैं, एक संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। अब देखिए उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, परिभाषा छाप लीजिए कॉपी में। देखिए क्या होता है कि जब दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं यानी मिलती हैं तो जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं और जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यानी इसी परिभाषा से आपका संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की भी परिभाषा हो गई। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट करिए और फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक, वैसे क्वेश्चन नंबर ये 6 नहीं है, लगभग 15 होगा, ठीक। वैसे सेकंड पार्ट, फिजिक्स के सेकंड पार्ट का ये 6वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, किसी भी सेट के लिए। किसी भी सेट का मतलब ये है 2-3 सेट में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक। तो व्यतिकरण के लिए क्या शर्तें हैं उसको ध्यान से देखिएगा। पहली शर्त है बच्चों कि दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए, यानी अगर बहुत ज्यादा दूरी हुई तब व्यतिकरण नहीं होगा। दूसरा, दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण का मतलब बहुत ही नैरो, बहुत ही पतला, ठीक है ना, दोनों स्रोत बहुत ही ज्यादा यानी वाइड या चौड़े नहीं होने चाहिए। तीसरा है दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए और चौथा है कि दोनों स्रोत की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं लेकिन दोनों को हमने एक में ही एडजस्ट कर दिया है। देहली आवृत्ति अलग पूछा जाता है, कार्यफलन अलग पूछा जाता है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उसी को कहते हैं बच्चों देहली आवृत्ति, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति। मतलब समझिए, जैसे बच्चों कोई धातु है, कोई धातु का टुकड़ा है और यहां पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ रही है, ठीक ना, और इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है और जो आवृत्ति यानी फोटॉन की जो ऊर्जा है वो h न्यू है। तो यानी इस धातु की सतह पर इतनी आवृत्ति डाला जाए, यानी इतनी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए कि इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए, ठीक। तो उसी आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति। यानी उस आवृत्ति से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। वही चीज कह रहा है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की, ये धातु है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू कर दे उसी को अपन कहते हैं देहली आवृत्ति। इसे न्यू नॉट से दर्शाते हैं। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन है कार्यफलन, ठीक है ना। कार्यफलन क्या, अब इसी को समझ लीजिए। अब इसमें क्या कह देंगे कि किसी धातु की सतह पर किया गया वह न्यूनतम कार्य जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इसमें भी वही चीज है कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कहने का मतलब क्या है कि भाई उसके धातु की सतह पर किया गया न्यूनतम कार्य होगा। वही तो कह रहा ना कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, हमने यही तो बताया ना कि जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके,
उसी यानी इतना ऊर्जा इस पर लगाओ कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, तो उसे कहते हैं बच्चों कार्यफलन। ठीक है ना, कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे W0 से दर्शाते हैं और W0 बराबर होता है h न्यू नॉट, जहां h क्या है प्लांक नियतांक है और न्यू नॉट क्या है देहली आवृत्ति है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसकी क्या मुख्य कमियां थी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको देखिए, देखने में तो बहुत लंबा है बच्चों, छापना नहीं है, पहले इसको समझ लीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी, एक बार इसको देख लीजिए फिर हम आपको समझाते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार, जो रदरफोर्ड वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यह एक कमी थी। मतलब इसको समझिए बच्चों, रटना नहीं है। रदरफोर्ड ने यह बताया कि जैसे ये कोई क्या है बच्चों, नाभिक है और ये क्या है, नाभिक के कक्षक हैं। इन्होंने बताया, मान लेते हैं ये नाभिक है और ये क्या कक्षक है। इन्होंने ये बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और आपको पता है कि जो कोई चीज, कोई भी वस्तु या कोई चीज अगर घूम रही है लगातार, भाई अगर ऊर्जा उत्सर्जित करेगी तो धीरे धीरे ऊर्जा कम होगी और एक समय ऐसा आएगा कि इसे नाभिक में गिर जाना चाहिए क्योंकि ऊर्जा खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। रियल में क्या है, वास्तविकता यह है कि इलेक्ट्रॉन बस क्या है, इसी में घूमता रहता है, नाभिक में नहीं गिरता है। तो लेकिन इन्होंने ये कहा कि जब ये घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या थी, इस परमाणु मॉडल की कमी थी। और दूसरी कमी क्या थी कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, जबकि ये बात भी बिल्कुल गलत। इन सभी कक्षाओं में नहीं घूमता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में यानी कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमता है। ठीक, तो पहले नियम पूरा देख लेते हैं। इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अर्थात परमाणु केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमता है। अतः यह मॉडल भी क्या है कि रेखीय स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या है उसको करने में असमर्थ रहा। तो ये क्या थी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी। ठीक है ना, एक कमी ये थी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक हो गया। चलिए अगला जो है ये एक दोस्त था। ठीक है ना। चलिए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वैसे 18 है, लेकिन फिजिक्स सेकंड पार्ट का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही मजेदार थे, इसलिए वीडियो में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि प्रश्न कैसे थे और आपको मजा आया या फिर नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय बल किसे कहते हैं और इनके गुण लिखिए। देखिए नाभिकीय बल क्या है, नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियन बोले तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। जैसे नाभिक है, हमें पता है बच्चों नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर घूमता है ना। तो वही चीज कह रहा है कि नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियन बोले तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, उसे नाभिकीय बल कहते हैं। गुण क्या है, ये बल आकर्षण बल होते हैं, ठीक ना, तभी तो बांधे रखेंगे। दूसरा, ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं, यानी बहुत ही तीव्र होते हैं। तीसरा, ये बल लघु परिसर के होते हैं। तो ये रहे आज के संपूर्ण फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।